हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। ये आपकी बुक 3 है। बुक 3 का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसके हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज देखेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसके माध्यम से आपका चैप्टर भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। हिस्ट्री के सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए लगभग, ठीक है, आप उनको चेक कर सकते हो और बच्चे कुछ चैप्टर भी एक दो दिन में आपके आ जाएंगे। साथ के साथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के भी ऐसे ही मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं जो आपको CUET में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड का। परमानेंट सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन। परमानेंट सेटलमेंट जो लाया गया था ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। ध्यान रखना, 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे अंग्रेजों के टाइम पर। एक था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, दूसरा था रैयतवाड़ी सिस्टम और तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था। इसको सबसे पहले कौन सी जगह पर इंप्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था? तो इसको सबसे पहले बंगाल में लाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंप्लीमेंटेड इन। परमानेंट सेटलमेंट को किस ईयर में इंप्लीमेंट किया गया था? 1793 में इंप्लीमेंट किया गया था। इस चैप्टर में एक टर्म यूज किया गया राजा। राजा जो शब्द है इसमें से किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो जो पावरफुल जमींदार हुआ करते थे, पावरफुल जमींदार के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है राजा। जमींदारी ऑक्शन वाज हेल्ड इन बर्दवान इन द ईयर। बर्दवान में जो जमींदारी का ऑक्शन, जो नीलामी हुई थी जमींदारी की, वो किस साल में हुई थी? 1797 में हुई थी। विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंप्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था लाया गया था लैंड रेवेन्यू का, इसको बंगाल में कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने इसको इंप्लीमेंट किया था? उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस कह लो या लॉर्ड कॉर्नवालिस कह लो, एक ही बात है ना। ब्रिटिश यूज्ड द वर्ड रैयत। ब्रिटिशर्स ने इस वर्ड को, रैयत वर्ड को, किसके लिए इस्तेमाल किया? तो रैयत का मतलब होता है पीजेंट्स, किसानों को पीजेंट कहा गया है ना, रैयत। द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिच पीजेंट। रिच पीजेंट्स को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था जोतदार्स। जोतदार का मतलब होता है रिच पीजेंट जो हुआ करते थे, उनको हम जोतदार बोलेंगे। ऑफिसर कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द जमींदार वाज कॉल्ड। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यक्ति भेजती थी और जमींदार के पास, और जमींदार से वो रेवेन्यू कलेक्ट करके लाता था। तो उस ऑफिसर का नाम था अमला। क्या नाम था? अमला, ऑफिसर का नाम, ठीक है, अमला। और हु वाज द लीडर ऑफ संथाल रिवेलियन। संथाल जो रिवेलियन हुई थी, संथाल जो विद्रोह हुआ था, उसके लीडर थे सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी जो थे संथाल रिवेलियन के लीडर थे। डेक्कन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब सबमिट करी थी? 1878 में डेक्कन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट करी। बिफोर द रेलवे एज विच टाउन वाज ए कलेक्शन सेंटर फॉर कॉटन फ्रॉम द डेक्कन। तो रेलवे के आने से पहले डेक्कन वाले एरिया से, इंडिया का जो नीचे वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं डेक्कन वाला एरिया, तो डेक्कन से कहाँ से कॉटन ले जाया जाता था? तो उस जगह का नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर एक यूपी में, एक ये मिर्जापुर डेक्कन साउथ में है ना। सिविल वॉर ब्रेकआउट इन अमेरिका। अमेरिका में सिविल वॉर कब होता है? तो अमेरिका में सिविल वॉर 1861 में होता है। सिविल वॉर में क्या होता है? वहीं पर आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। डैश वाज द टर्म ऑफन यूज टू डेजिग्नेट पावरफुल जमींदार। तो किस टर्म को हम यूज करेंगे पावरफुल जमींदार के लिए? तो वो है राजा। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड बाय डैश टू फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। तो परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंप्लीमेंट करवाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंप्लीमेंट करवाया था। कॉर्नवालिस वाज द डैश ऑफ बंगाल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड देयर इन 1793। इसको 1973 को क्या करना है? 1793, ठीक है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है। तो परमानेंट लोग कॉर्नवालिस कौन थे? तो कॉर्नवालिस उस समय थे गवर्नर जनरल बंगाल के, जब परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया था कहाँ पे? बंगाल में। डैश वर्ड यूज टू डेजिग्नेट पीजेंट्स इन द ब्रिटिश रिकॉर्ड। तो ब्रिटिश रिकॉर्ड में पीजेंट की जगह पे ब्रिटिश क्या इस्तेमाल करते थे? रैयत वर्ड का इस्तेमाल करते थे। डैश वर्ड लिटरली मीन वन हु विल्ड्स द लाठी और स्टिक। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ में लाठी रखता है या स्टिक रखता है, उसको वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है लठियाल। लठ गांव में सुना होगा आपने, लठ मतलब लठ वाले, है ना। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। परमानेंट सेटलमेंट कब ऑपरेशन में आया? 1793 में। अब देखो कई क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, तो यूँ समझ लेना रिवाइज हो रहा है आपका, ना, चिंता ना करें। वर्तमान में ऑक्शन 1970 में हुआ था। तो किस चीज़ का ऑक्शन हुआ था? ईस्टेट। ईस्टेट या जमींदारी लिख सकते हो। कचहरी का मतलब क्या होता है? कचहरी का मतलब होता है कोर्ट। जमींदार क्यों, मतलब रैयत जो है जमींदार को क्यों पैसा नहीं दे पाते थे, अपना ड्यू नहीं दे पाते थे, टैक्स नहीं दे पाते थे? उसके 2 रीजन थे। एक तो उनका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम होती थी और दूसरा फसल जो है बहुत खराब होती थी, बैड हार्वेस्टिंग होती थी। रिच रैयत को क्या बोलेंगे? जोतदार। 5th रिपोर्ट को कब सबमिट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में? 1813 में।
व्हाट वाज द गवर्नर जनरल हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? चार्ल्स कॉर्नवालिस। हु वाज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब चल रहा था अमेरिका में, उस समय ब्रिटिश के कमांडर कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस ही थे। हु वाज द राजा ऑफ बर्धमान व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो बर्धमान के राजा कौन थे? राजा तेज चंद, है ना। द ब्रिटिश मेड द सेटलमेंट विद द राजाज एंड तालुकदार्स ऑफ बंगाल एंड क्लासिफाइंग देम एज। तो अंग्रेजों ने क्या किया जब परमानेंट सेटलमेंट किया तालुकदार और राजाओं के साथ, तो अंग्रेजों ने राजा और तालुकदारों को क्या बोला कि भाई अब तुम जमींदार हो, है ना, तुमको क्या करना है? टैक्स कलेक्ट करना है और हमें देना है। वेयर डिड द रिवोल्ट स्टार्ट इन डेक्कन। डेक्कन में किस जगह पे रिवोल्ट स्टार्ट होती है? सूपा नाम के विलेज में स्टार्ट होती है। राजमहल हिल्स में कौन रहता था? तो आपको पता है बंगाल के पास यहाँ पे राजमहल हिल्स है। इन राजमहल हिल्स में कौन रहता था? पहाड़िया लोग रहते थे। पहाड़िया, ओरिजिनली पहाड़िया यहीं पे रहते थे। बाई हुम वाज ए लार्ज पार्ट ऑफ लैंड ऑफ जोतदार प्लोड। तो जोतदार जो होते थे, रिच पीजेंट जो हुआ करते थे, उनकी जमीन को कौन मतलब खेती करता था? तो ये करते थे शेयर क्रॉपर्स। पहाड़िया लोगों की लाइफ का सिंबल क्या है? हो। संथाल लोगों की पावर का सिंबल क्या है? प्लो। तो ध्यान रखना, संथाल की पावर का सिंबल है प्लो और पहाड़िया की पावर का सिंबल है हो एंड प्लो का वॉर भी स्टार्ट होता है, आपको पता होगा ना। व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग डिड पहाड़िया डू। पहाड़िया जो लोग थे किस टाइप की फार्मिंग करते थे? वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ओल्ड टेक्निक। एक जगह पे खेती करना, कभी दूसरी जगह पे, कभी तीसरी जगह पे। ज्योग्राफी में आपने पढ़ ली होगी। व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग डिड संथाल डू। संथाल किस तरह की फार्मिंग करते थे? ये परमानेंट फार्मिंग करते थे, शिफ्टिंग नहीं करते थे। व्हेन डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी ऑफ बंगाल। आप सबको पता है 1764 में एक बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों ने मुगल एम्परर को हरा दिया था, बंगाल के नवाब को हरा दिया था, अवध के नवाब को हरा दिया था। और उसके बाद 1765 में ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसी ट्रीटी से अंग्रेजों को मिल जाते हैं दीवानी राइट्स। तो ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1765 में। तो हम कह सकते हैं दीवानी राइट जो मिले अंग्रेजों को कब मिले? 1765 में। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार को हम बोलते हैं दीवानी राइट। फ्रॉम वेयर वॉज कॉटन इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन बिफोर 1860s। 1860s से पहले, क्योंकि 1860s में आपको पता है अमेरिका में सिविल वॉर हो जाता है तो अंग्रेजों को कॉटन मिलना वहाँ से बंद हो जाता है ना। और उसके बाद 1860 के बाद अंग्रेज भारत से कॉटन परचेज करते हैं। मगर 1860 से पहले अंग्रेज कहाँ से कॉटन मंगाते थे? तो अमेरिका से मंगाते थे। संथाल कौन थे? राजमहल हिल्स में ये सेटल हो गए थे संथाल, और ये परमानेंट एग्रीकल्चर करते थे प्लोइंग करके। पहाड़िया कौन थे? पहाड़िया राजमहल हिल्स में रहने वाले ओरिजिनल लोग थे और ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड करते थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ही यूज करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। हाउ मच कॉटन वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन ड्यूरिंग सिविल वॉर इन अमेरिका। जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था 1861 के टाइम पर, तो इंडिया, अब देखो उससे अमेरिका से कॉटन आना बंद हो गया था तो अंग्रेज इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करते थे। और कितना इंपोर्ट? 90% जो अंग्रेजों का कॉटन आ रहा था वो इंडिया से ही आ रहा था। हाउ वर द मनी लेंडर्स वायलेटिंग द कस्टमरी नॉर्म्स टू दी कंट्री साइड। जो मनी लेंडर्स थे वो कैसे कस्टमरी लॉज को वायलेट कर रहे थे गाँव की साइड में? तो वो क्या करते थे, जो नियम बना रखा था कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो। मान लो आपने अमाउंट दिया है 100 रुपये लोन पर, तो आप इसकी ब्याज 100 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये मनी लेंडर क्या कर रहे थे नालायक, 100 रुपये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ब्याज ले रहे थे उससे 200 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो यही मतलब गड़बड़ी ये कर रहे थे। संथाल पीपल बंगाल में कब आए थे? 1780s में आए थे। पहाड़िया लोगों का क्या क्या ऑक्यूपेशन था? पहाड़िया लोग अपनी कैसे रोजी रोटी चलाते थे? तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे, फूड गैदरर थे, चारकोल प्रोड्यूसर्स थे, सिल्क वॉर मिररिंग थे। तो ये 4-5 काम सब पहाड़िया लोग करते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, फूड गैदरिंग करना, चारकोल प्रोड्यूस करना, सिल्क वॉर्म की रियरिंग करना। सनसेट लॉ क्या है? देखो आपको पता है अंग्रेज, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एक है तुम्हारा जमींदार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार को बोल दिया कि भैया आपको हमें टैक्स कलेक्ट करके देना है, फिक्स कर दिया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। और इन्होंने बोल दिया कि आपको इस डेट को आपको ये हमें टैक्स हमें जमा कराना है साल में, और वो भी सूरज अस्त होने से पहले, सनसेट होने से पहले जमा कराना है। तो अंग्रेजों ने किसको? जमींदार को बोला कि आपको अपने एरिया का टैक्स कलेक्ट करके हमें इस डेट को सनसेट होने से पहले जमा कराना है। इसी को बोलेंगे सनसेट लॉ। तो सनसेट लॉ कौन लेके आया था? अंग्रेज लेके आए थे। सनसेट लॉ का मतलब ये था कि स्पेसिफिक डेट को आपको सनसेट होने से पहले आपको क्या करना है,
टैक्स जमा कराना है, नहीं तो तुम्हारी जो जमींदारी है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, मतलब नीलाम कर दिया जाएगा। तो देखो सनसेट लॉ अंग्रेज लेके आए थे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट द जमींदारी वाज लायबल टू बी ऑक्शन। अगर स्पेसिफिक डेट को आपका पेमेंट नहीं आया सनसेट होने से पहले तो जमींदारी आपकी चली जाएगी। वाई द रिपोर्ट वाज रेफर टू फिफ्थ रिपोर्ट। रिपोर्ट को फिफ्थ रिपोर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि भैया ये फिफ्थ रिपोर्ट 5वें नंबर की रिपोर्ट थी जो एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज से संबंधित थी ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उसकी एक्टिविटीज और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर रखने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती थी। तो ये वाली रिपोर्ट 5वें नंबर की थी, इसलिए इसको फिफ्थ रिपोर्ट कहा गया था। अमला कौन थे? अमला एक ऑफिसर हुआ करता था। अमला वाज एन ऑफिसर ऑफ जमींदार हु केम टू विलेज एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन टू कीप आई ऑन दी प्रोसेस। अमला एक ऑफिसर हुआ करता था जो विलेज में आता था जब रेंट कलेक्शन होता था तो उस प्रोसेस पे ध्यान रखते थे। व्हाट एक्शंस वर टेकन बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल रिवोल्ट इन डेक्कन। डेक्कन में रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? डेक्कन में रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए एक तो पुलिस पोस्ट स्टेब्लिश कर दी इन्होंने गांव के लोगों को डराने धमकाने के लिए, और ट्रूप्स बुला लिए, ट्रूप्स को मतलब सेना बुला ली, और इस दौरान 951 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया और कई सारे लोगों को तो इन्होंने दोषी भी ठहरा दिया है। कन्विक्टेड मतलब उनको दोषी ठहरा देना। व्हाट वाज फिफ्थ रिपोर्ट एंड व्हेन इट वाज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो फिफ्थ रिपोर्ट भैया 5वें नंबर की रिपोर्ट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अथॉरिटीज थी और प्रैक्टिसेस जो होती थी उन पर मतलब रिपोर्ट तैयार की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में सबमिट की गई थी। पहाड़िया लोग कौन थे, कैसे अपनी लाइवलीहुड कमाते थे? तो राजमहल हिल्स में रहने वाले ट्राइबल लोगों को हम बोलेंगे पहाड़ियाज, और ये पहाड़ियों में भी हिली नीचे वाले एरिया में रहते थे। जैसे ये पहाड़ी है तो उसका नीचे वाला जो एरिया है उसको हम बोलेंगे फुटिल, तो नीचे वाले एरिया में रहते थे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे ये पूरी तरह से डिपेंड रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। हाउ डिड ब्रिटिश कंट्रोल द जमींदार्स। ब्रिटिश जमींदार्स को कैसे कंट्रोल करते थे? तो ब्रिटिश ने क्या किया, जमींदारों की जो ट्रूप्स थी उसको डिसबैंड कर दिया और उनकी जो कस्टमरी ड्यूटीज थी उनको अबॉलिश कर दिया, मतलब उनको बोल दिया कि अब तुम कोई काम नहीं करोगे, हम जो कहेंगे वही करोगे, तुम्हारा पुराना काम खत्म। तो ऐसे करके उनकी पावर को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जमींदार के जो कोर्ट हुआ करते थे वो कंपनी के अंडर में आ जाते हैं और कंपनी ने कलेक्टर अपॉइंट कर दिया, बोला कि ये कलेक्टर देखेगा अब यहाँ पे अपना जो कोर्ट बोर्ड का सिस्टम है, और जमींदारों को इससे फ्री कर दिया। लठियाल क्यों हुआ करते थे? तो जमींदार के जो मसलमैन हुआ करते थे, जमींदारों के जो लठ वाले जो लोग हुआ करते थे, पहलवान टाइप के जो लोग हुआ करते थे उनको बोलेंगे लठियाल्स। तो पहले आर्मी तो थी नहीं, ये लठ वाले लोग ही हुआ करते थे, वेपन्स भी नहीं हुआ करते थे हमारे पास पहले। महल का मतलब क्या है? तो ईस्टेट ओन बाई जमींदार हु वर कॉल्ड राजा लोकली। तो मतलब एक बड़ा जो जमींदार हुआ करता था उसके पास जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी स्टेट है, जितना भी एरिया है, उस पूरे एरिया को बोल देंगे एक महल। क्या बोल देंगे? महल। महल मतलब एक तो होता है वो पैलेस है ना, वो अलग महल है। यहाँ पे कि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबको मिला के बोलेंगे कि महल। रैयत वाली सिस्टम का मतलब क्या है? तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो मद्रास और बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको हम रैयत वाली सिस्टम बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता था, टैक्स डायरेक्टली अंग्रेजों को दिया जाता था। तो कल्टीवेटर मतलब जो किसान होते थे डायरेक्ट टैक्स देते थे किसको? अंग्रेजों को। देखो पहला सिस्टम कैसा था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने जमींदार अपॉइंट कर दिया और जमींदार रैयत से टैक्स लेते थे। तो रैयत पहले जमींदार को टैक्स देता था और जमींदार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जमींदार एक बिचौलिए की तरह काम करता था। रैयत वाली सिस्टम में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर है रैयत। रैयत मतलब किसान, तो किसान सीधा टैक्स किसको देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब बिचौलिया का काम खत्म। तो ये वाला सिस्टम कहाँ पे लाया गया था? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो यहाँ पे तो हो जाएगी मद्रास, यहाँ पे हो जाएगा बॉम्बे, मद्रास बॉम्बे। और ये कलकत्ता वाली जगह पर यहाँ पे लाया गया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया था, है ना। वेयर कॉलोनियल रूल्स वार सेटअप। तो कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट सेटअप, मतलब कॉलोनी, मतलब अंग्रेजों ने जो कॉलोनी स्टैब्लिश की, भारत को कॉलोनी बना लिया। तो अंग्रेजों का जो शासन है सबसे पहले किस जगह पे भारत में स्टार्ट हुआ था? तो वो था बंगाल। हु वाज द मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में मोस्ट पावरफुल कौन हुआ करते थे? जोतदार बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। वे डिड फ्रांसिस बुकानन ट्रेवल। फ्रांसिस बुकानन ने कहाँ पे ट्रेवल किया था? राजमहल हिल्स में ट्रेवल किया था। पहाड़िया लोग क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, चारकोल प्रोड्यूस करते थे, सिल्क वॉर्म रियरिंग करते थे। डाइकूज किसको कहा गया है? मनी लैंडर्स वर कॉल्ड डाइकूज। मनी लैंडर्स को ही डाइकूज कहा गया है, डाइकूज। डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो कौन है? तो डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ आइडियाज देते हैं लैंड रेंट के बारे में। दामिनेको क्या है? दामिनेको एक जमीन है जो संथालों के लिए डिमार्केट कर दी गई थी 1832 में अंग्रेजों के द्वारा, जिसको बोला गया दामिनेको। मतलब इस वाली जगह पर कौन रहेंगे? संथाल रहेंगे बस।
वाई डिड द ब्रिटिश इनकरेज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, अंग्रेज क्यों फॉरेस्ट को क्लियर करवाना चाहते थे? सीधी सीधी बात है, जितने ज़्यादा एरिया पे खेती होगी उतने ही ज़्यादा अंग्रेजों को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। तो ज़्यादा टैक्स मिले इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर करो ताकि उस पर ज़्यादा कल्टीवेशन की जा सके, खेती की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे ही हमारे बच्चे रिमेनिंग जो भी चैप्टर हैं आज कल में आपको पूरे मिल जाएंगे। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऑल दी बेस्ट।